अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तालिब मुअल्लिमीन और नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आज का ये वीडियो हमारा कर्नाटका टीईटी के तालिब मुअल्लिमीन के लिए होगा। ये वीडियो क्या है, हुकूमत के मुतालिक होगा, मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के मुतालिक होगा। तो चलो देखें इसके मुतालिक, हुकूमत के मुतालिक। मरकज़ी हुकूमत, यहाँ पर मरकज़ी हुकूमत में हुकूमत के तीन शोबे आते हैं। हुकूमत के तीन शोबे, मजलिस आमिला, मजलिस आमिला और मजलिस आमिला। ऐसा क्यों आ रहा है, माफ कीजिएगा। मजलिस आमिला, मजलिस कानून मुकन्नना और मजलिस अदलिया। क्या है मजलिस आमिला, मजलिस मुकन्नना वगैरह, देखेंगे इसके बारे में। मजलिस पहले मुकन्नन आना चाहिए। मुकन्नन यानी कानून बनाना। मजलिस मुकन्नना का मतलब है कानून बनाना। क्या करना? कानून बनाना। कानून बनाने वाली मजलिस, उसको मजलिस मुकन्नना कहते हैं। हाँ, उसके बाद मजलिस आमिला, अमल करने वाली, उस पर हुकूमत चलाने वाली, उस कानून को अमल में लाने वाली। और तीसरा आता है मजलिस अदलिया। ये क्या है, इन कानून को अमल में लाती है। इस कानून को पहले कानून बनाया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। उस पर अमल करने के बाद क्या है, जो भी उसके खिलाफ या उसके उसूल पर नहीं चलता, उनको अदालत सजा देती है। ये तीन काम होते हैं एक हुकूमत में। हुकूमत के तीन शोबे हैं। तो हम सबसे पहले कानून मजलिस मुकन्नना के बारे में देखेंगे। मजलिस मुकन्नना, हाँ देखें। ये कुछ ऐसा क्यों आ रहा है, देखना एक मिनट, माफ कीजिएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ, तो ओके। तो देखो, मजलिस मुकन्नना, हिंदुस्तान पार्लिमानी तर्ज की हुकूमत है। पार्लियामेंट है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर मरकजी मजलिस मुकन्नना यानी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। हमारे दस्तूर के 79वें दफा के तहत पार्लियामेंट की तश्कील का मौका फराहम किया गया है। पार्लियामेंट के मतलब कहाँ पर बयान किया गया? 79वें दफा में बयान किया गया। और पार्लियामेंट दो ऐवानों पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट के दो ऐवान हैं, एक ऐवान बाला जिसको हमें राज्यसभा बोलते हैं, और एक ऐवान ज़ेरीन जिसको हम लोकसभा बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले राज्यसभा। राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। राज्यसभा की तश्कील कैसे होती है, देखो। राज्यसभा की तश्कील, राज्यसभा के ज्यादा से ज्यादा मेंबरान 250 होना चाहिए। कितने? 250। तो हमारे मुल्क में राज्यसभा के मेंबर 250 हैं। तो उनमें से उनका इंतखाब कैसे किया जाता है? राज्यसभा के अरकान का दो तरीके, पूरे मेंबर ने दो हिस्सों में तकसीम किया गया उनको। सबसे पहले 238 मेंबरों को रियासती और मरकजी जेर इंतज़ामी इलाकों के रियासती असम्बलियों के मेंबरान की जानिब से किया जाता है। कितने? 238 लोगों को। हाँ, ये एक है। और एक है 12 मेंबरों को। कितने? 12 मेंबर्स को। कौन है? सदर हिंद नामज़द करते हैं 12 मेंबरों को। सदर हिंद नामज़द करते हैं कैसे अशखास को? जो अदब, फ़न, साइंस, समाजी खिदमात में खुसूसी तजुर्बा रखते हों, ऐसे लोगों को सदर हिंद नामज़द करते हैं, उनका इंतखाब करते हैं। हाँ, और इस ऐवान के दीगर नाम हैं, जिसे हम ऐवान बाला, और इसके दीगर नाम है जिसको हम ऐवान बाला
और ऐवान ज़ेरीन, बुजुर्गों का ऐवान भी कहते हैं, बुजुर्गों का ऐवान। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके इख्तियारात क्या हैं? देख, राज्यसभा एक मुस्तकिल ऐवान है। मुस्तकिल मतलब कभी भी तहलील नहीं होता हो, कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसके मेंबर एक साथ क्या है, उनकी मुद्दत ख़त्म नहीं होती, इनकी मुद्दत कुछ अलग से है। देखो, ये मुस्तकिल ऐवान है, इसे लोकसभा की तरह तहलील नहीं किया जा सकता, मगर अरकान के इख्तियारात की मुद्दत 6 साल है। 6 साल तक अ, इसके राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। कोई भी एक इंतखाब हो गया तो 6 साल तक उसका मेंबर रह सकता है। उसकी मियाद क्या है? 6 साल है। तो 6 साल है तो 6 साल के बाद उसे वहाँ से रिटायर्ड होना चाहिए। तो रिटायर्ड किस तरह से होता है? देखो, तमाम मेंबर एक साथ रिटायर्ड नहीं होते यहाँ पर। हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा गलत दिया गया है किताब में। ये जो दिया गया है ये गलत है। हर 2 साल में बाद एक मरतबा 1/3, याद रखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस किताब में ये गलत दिया गया है। 1/3 के बराबर अरकान सबकदोश होते हैं, यानी रिटायर्ड होते हैं। 1/3 ये गलत है, 1/3 याद रखना। हाँ, 3/4 नहीं होता। 3/4 तो किसी के भी 6 साल मुकम्मल नहीं होते। 1/3 के बराबर अरकान सबकदोश होते हैं। ये क्या है, तुम कन्नड़ा किताबों में देख सकते हैं, सही तरीके से इस तरह से लिखा है। उर्दू में क्या है, इस तरह से है। पुरानी किताब में भी ऐसा ही है और इस नई किताब में भी ऐसा ही है, इसमें थोड़ी तब्दीली होना चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा, 1/3 अरकान क्या है, हर 2 साल बाद एक मरतबा सबकदोश होते हैं। अरकान अपनी नशिस्त बाकी रखने के लिए तैयार ना हो तो, यानी वो उसमें मेंबर से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो वो सदर मजलिस को इस्तीफ़ा दे सकते हैं, बीच में भी इस्तीफ़ा देकर जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके रुकन बनने के लिए, इसके मेंबर बनने के लिए, इसके कारकुन बनने के लिए कौन सी अहलियत चाहिए, काबिलियत क्या होना चाहिए? वो हिंदुस्तान का शहरी तमाम के लिए बराबर है। ये 3 साल की 30 साल की उम्र से ज़्यादा हो, उसकी उम्र कम से कम 30 साल होना। 30 साल के बाद ही क्या है, वो इसके लिए, इसके काबिल बनता है, अहल बनता है रुकन बनने के। और अदालत से सजाए अफसाना हो, ये तो कॉमन है हर एक के लिए। दिमागी तौर पर सही हो, ये भी कॉमन है। ये तीनों कॉमन है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये 30 साल याद रखिएगा। 30 साल, उसकी उम्र कम से कम 30 साल होना चाहिए। और पार्लियामेंट वक्तन फ़वक्तन जिन काबिलियतों को तय करती हो उसके अहल भी हो, ये भी जुमला सही है। इसमें क्या है, इस तरह से होना चाहिए। हाँ, अच्छा, राज्यसभा के अरकान में वहाँ पर सदर कौन होता है? देखो, जो हिंदुस्तान का नायब सदर होता है, जो हिंदुस्तान का नायब सदर होता है, नायब सदर हिंद जो होता है, नायब सदर हिंद जो होता है, वही क्या है, देखो, नायब सदर हिंद क्या है, राज्यसभा के अरकान का सदर होता है। राज्यसभा के अरकान का सदर नायब सदर हिंद होता है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, ये पूछ सकता है सवाल। अरकान ही में से किसी को राज्यसभा का नायब सदर चुना जाता है। हाँ, राज्यसभा का नायब सदर कौन होता है? उन अरकान में से होता है। लेकिन राज्यसभा का सदर कौन होता है? हिंदुस्तान का नायब सदर होता है, याद रखिएगा। ये बात थोड़ा याद रखिएगा, देखिएगा। राज्यसभा का सदर कौन होता है? हिंदुस्तान का नायब सदर होता है। हिंदुस्तान का नायब सदर होता है राज्यसभा का सदर। राज्यसभा का इजलास मुनक्कद करने के लिए कम से कम क्या है, 1/2 मतलब 25 अरकान होना चाहिए, उनकी हाजिरी जरूरी है। साल में कम अज कम 2 मरतबा इजलास इनेकद किया जाता है। हाँ, और अरकान की दरख्वास्त पर खुसूसी इजलास भी बुलाया जा सकता है। ये रहा राज्यसभा के मुतालिक। अब हम आते हैं लोकसभा की तरफ। लोकसभा क्या है? देखो, लोकसभा के अरकान बराह रास्त अवाम से मुंतखब शुदा होने की वजह से अवामी सभा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको अवामी सभा भी कहते हैं, याद रखो।
और ये क्या है, बराह रास्त अवाम से मुंतखब होते हैं, यानी हिंदुस्तान का शहरी जिसकी 18 साल उम्र हो, तो वो शख्स क्या है, लोकसभा के रुकन को इंतखाब करने के अहल है, इंतखाब कर सकता है। तो हर बराह रास्त होता है, इलेक्शन के जरिए इनका इंतखाब होता है। अच्छा, इन अरकान की कुल तादाद कितनी है, 545 है। कितनी, 545। 545 में से यहाँ भी 543 अरकान का इंतखाब किया जाता है, 543 अरकान का, 543 अरकान का इंतखाब किया जाता है। हाँ देखो, 543 अरकान का। और आम चुनाव में मुंतखब हुआ करते हैं। बकिया दो अरकान, बकिया दो अरकान को एंग्लो इंडियन तबके के लोगों को सदर हिंद नामजद करते हैं। सदर जमहूरिया मतलब सदर हिंद, उनका इंतखाब करते हैं। दो लोगों को सदर हिंद नामजद करते हैं जो एंग्लो इंडियन हो, और 543 लोगों को बराह रास्त इंतखाब करके बराह रास्त इंतखाब किया जाता है इलेक्शन के जरिए। ये राज्यसभा के अरकान है। वहां पर भी क्या है, उसी तरह से था, लेकिन वहां पर कुछ अलग है। यहाँ पर, वहां पर 12 है, यहाँ पर 2 है, याद रखिएगा। हाँ। और दर्ज फहरिस्त जातों कबाइलों के लिए 29 नशिस्तें, दर्ज फहरिस्त जात के लोगों के लिए 29 नशिस्तें हैं, और दर्ज कबाइल लोगों के लिए 41 नशिस्तें हैं, उनके लिए मख्तिस किए गए हैं। SC STs के लिए 29 और 41, ये बात भी थोड़ा याद रखिएगा। अब इख्तियारात, इनकी मुद्दत क्या है। लोकसभा के इख्तियारात की मुद्दत क्या है, 5 साल है। इनकी मुद्दत 5 साल तक, 5 साल के बाद उन्हें रिटायर्ड होना चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद उनकी मुद्दत खत्म होती है। तो इस मुद्दत के खत्म होने से पहले ही वजीर आजम के सलाह पर सदर हिंद लोकसभा को तहलील कर सकते हैं। वो खत्म होने से पहले भी क्या है, उसकी तहलील यानी उसको खत्म किया जा सकता है। मुल्क की हंगामी सूरत हाल के मौके लोकसभा की मुद्दत की तोसी 1 साल तक की जा सकती है। अगर हंगामी हालात है मुल्क में तो इलेक्शन करना मुनासिब नहीं है, तो ऐसे मौके पर लोकसभा की मुद्दत की तोसी 1 साल तक आगे बढ़ाई जा सकती है। ये किस पर, सदर हिंद पर मुनस्सर है। सदर हिंद चाहे तो उसको 1 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं। अरकान के लिए दरकार काबिलियत, इन कौन सी काबिलियत होना चाहिए। देखो, सदर हिंदुस्तानी शहरी हो, पहला वर्ड, ये तो कॉमन है। हिंदुस्तानी शहरी हो कॉमन है, वो किसी भी सरकारी मुंसिब पर ना हो, यानी किसी सरकारी नौकरी पर ना हो, ये भी कॉमन है। दिमागी तवाज़ुन उसका ना खोया हुआ हो, ये भी कॉमन है। और ये भी अदालत से किसी जुल्म की बुनियाद पर सजा याफ्ता ना हो, ये भी कॉमन है। वक्तन फ़वक्तन सभा के लोकसभा से अहलियत के लिए कानून बनाए गए हैं, बनाए उसका अहल हो, वो भी हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ उम्र का याद रखिएगा। वहाँ 30 साल चाहिए, यहाँ पर 25 साल। यहाँ पर कितने, 25 साल होना चाहिए। 25 साल की उम्र के बाद क्या है, ये इसका लोकसभा का रुकन बनने के काबिल है। हाँ, तो आगे देखिए, लोकसभा के सदर कौन होते हैं, सदर नशीन। लोकसभा के अरकान ही में से, लोकसभा के अरकान ही में से क्या है, किसी एक को सदर नशीन यानी स्पीकर तय किया जाता है। तो दूसरा नायब सदर, एक को स्पीकर सदर और दूसरे को नायब सदर या डिप्टी स्पीकर कहा जाता है, चुना जाता है। हाँ, सदर नशीन चुन लेने के बाद, लिए जाने के बाद गैर जानिबदार तरीके से काम काज निभाना पड़ता है। सदर नशीन क्या है, मतलब स्पीकर, ये गैर जानिबदार तरीके से काम काज निभाना पड़ता है। गैर जानिबदार मतलब, अब मिसाल के तौर पर किसी एक पार्टी से चुन कर आया है, उसको सदर नशीन बनाने के बाद यानी स्पीकर बनाने के बाद वो सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, ऐसा नहीं। यहाँ पर गैर जानिबदार, तमाम को मसाई मौका देना चाहिए, तमाम की तरफ, तमाम पार्टियों के मेंबरों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा स्पीकर होना चाहिए। ये स्पीकर का काम है। इजलास की कार्रवाइयों को सदर
सदारत निभाते हुए पार्लियामेंट में अमन और नज्म ज़ब्त का लिहाज रखना ये स्पीकर का काम है। पार्लियामेंट में बहस मुबाहिसे, राय दहिंदगी और फैसले रस्म व रिवाज के मुताबिक चलाने की जिम्मेदारी सदर नशीन की है। ये भी सदर नशीन का काम है। कवानीन के बारे में वजाहत और फैसला देने का इख्तियार सिर्फ इन्हीं को हासिल है। देखो, कवानीन जो जारी किया जाता है उसके बारे में वजाहत और फैसला देने का इख्तियार सिर्फ इन्हीं को है। किन्हीं को? स्पीकर। हाँ, इसको इस तरह से कहा जाता है। पार्लियामेंट में सब बशमूल वजीर आजम के साथ सदर नशीन को बाइज्जत तरीके से पेश किया जाता है। यहाँ का उसूल है, कानूनी मसूदे से मुताल्लिक बराबर बराबर राय दही हो तो ऐसे वक्त में अगर एक कानून मसूदा तैयार है, अगर एक कानूनी मसूदा तैयार है, वह कानूनी मसूदा में दो पार्टियां बराबर बराबर हो, दो हिस्से, चंद लोग बोलते हैं सही है ये करना चाहिए, चंद लोग नहीं, यस और नो में दोनों बराबर है, यहाँ भी 50 हुए, यहाँ भी 50, यानी माफ कीजिएगा कितने हैं टोटल मेंबर्स हमारे अराकीन के 545 है। 545 में एक सदर नशीन गया तो कितने बच गए? 544। 544 में से बराबर आधे इधर आधे उधर हो गए। तो ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में क्या है, सदर नशीन अपना फैसला किन वोट इस्तेमाल करता है, फैसला कुन वोट इस्तेमाल करता है, यानी सदर नशीन किसको वोट देगा वो जीत जाएगा। यानी यहाँ पर इस मौके पर सिर्फ कब, जब मसूदे पर दोनों बराबर हो जाएं, तो उस मौके पर क्या है, सदर नशीन अपना वोट देकर, फैसला को वोट देकर क्या है, उस मसूदे के बारे में फैसला सुना सकता है। सदर नशीन की गैर हाजिरी में नायब सदर नशीन इजलास की कार्रवाई अंजाम देते हैं। अब ये हो गया, देखो, हज़्ब मुखालिफ के रहनुमा का किरदार। हज़्ब मुखालिफ का क्या? हज़्ब मुखालिफ मतलब अपोजिशन लीडर, जो अंग्रेजी में बोलते हैं अपोजिशन लीडर, इसको हज़्ब मुखालिफ कहा जाता है। तो उनका काम क्या है? हुक्मरान जमात अगर गलती कर रही हो तो उसको उजागर करना चाहिए, हुकूमत के कवायद व कवानीन पर गौर फिक्र करना चाहिए, सरकार, काबीना और सरकारी अफसरान की तंबिया करना चाहिए, मुकन्नना में मतलब जहाँ पर कानून बनाया जाता है उनमें बाइज्जत मुकाम हासिल होता है उसको। हाँ, ये रहा पार्लियामेंट के बारे में। अब इन दोनों सभा, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सभाओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, जिससे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट के मेंबरों को एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो या लोकसभा के मेंबर। तो अब ये पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या क्या हैं? पार्लियामेंट के इख्तियारात, अमले कानून साज, कानून बनाने का इख्तियार है इसको। क्या है? कानून बनाने का इख्तियार है, पहला काम। पार्लियामेंट में बुनियादी तौर पर सबसे पहला काम क्या है? कानून साज है। तो मरकजी हुकूमत के मौज़ूआत की फहरिस्त से मुताल्लिक़ कवानीन साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को, और इसी तरह मालियाती मसूदा लोकसभा ही में पेश किया जाता है। सबसे पहले मालियाती मसूदा सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले मालियाती मसूदा लोकसभा में, बाकी के मसूदे, बाकी के कानून क्या है, हम पहले राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, लेकिन मालियाती मसूदा सबसे पहले लोकसभा ही में पेश किया जाता है। बकिया मसूदा को किसी भी ऐवान में पेश किया जा सकता है, मगर मसूदा कानून को मंजूरी मिलना हो तो बहस मुबाहिसे के दौरान, बहस मुबाहिसे के लिए दोनों ऐवानों में पेश करके मंजूरी लेनी पड़ती है। मसूदे के हक में और उसके खिलाफ में पढ़ने वाले वोटों अगर बराबर हो, देखो यहाँ भी और दोबारा पढ़ देखो, मसूदे के हक में और उसके खिलाफ पढ़ने वाले वोट बराबर हो तो सदर नशीन है स्पीकर अपने फैसला कुन डाल सकता है, अपने फैसला कुन वोट डालकर क्या है, वो जिस को चाहे वो वोट देकर उसे जिता सकता है।
यानी चाहे उसके हक में दे सकता है या उसके खिलाफ में दे सकता है, ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड होता है। मसूदे पर ऐवानों में इख्तिलाफ राय पैदा हो तो सदर जमहूरिया दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब करके मसले को हल कर सकते हैं। देखो सदर जमहूरिया का भी यहाँ पर अहम है। सदर आना चाहिए, यहाँ जमहूरिया है, सिर्फ सदर जमहूरिया दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास मुनक्कद करके उस मसले का हल कर सकता है। ऐवानों में मंजूर होने पर सदर जमहूरिया को ये मसूदा भेजकर उनकी मंजूरी हासिल की जाती है। सदर की मंजूरी के बाद ही कोई भी कानून सदर की मंजूरी के बाद ही कानूनी हैसियत हासिल कर सकता है, इख्तियार कर सकता है। नेक्स्ट इनका काम है, इख्तियार है हुक्मरानी का इख्तियार। कौन सा? हुक्मरान करने का पार्लियामेंट को। हिंदुस्तान पार्लियामेंटी सरकार होने की वजह से वजीर आजम और उनकी काबीना के रुफ़का सही मानों में मजलिस आमिला होते हैं। यानी यही आमिला है, मजलिस आमिला कौन है? वजीर आजम और उनके मुकन्ना। मरकजी काबीना मजलिस वजरा पार्लिमानी के आगे जवाबदा होते हैं। जवाबदा पार्लिमान मजलिस वजरा को सवालात के जरिए मुकम्मल तौर पर मजलिस आमिला पर काबू पाते हैं। ये तमाम इसके अंदर है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है? मजलिस आमिला पर खुसूसन वजीर आजम और मजलिस वजरा पर लोकसभा मुकम्मल तौर पर काबू होती है। इन पर क्या है? ये बात काबू होती है। हाँ, और अगर वजीर आजम और काबीना को मुस्तफ़ा होना पड़ता है, कब? जब वो अरकान का एतमाद खोते हैं। तो अब मालियाती मसूदा देखो, मालियाती इख्तियार यानी पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया गया है। लोकसभा को मुल्क के मालियाती मामलात पर मुकम्मल इख्तियार रखती है। लोकसभा की मंजूरी के बगैर हुकूमत किसी भी किस्म का टैक्स जमा करने या खर्च करने का कोई इख्तियार नहीं। किससे? लोकसभा के बगैर। याद रखिए, राज्यसभा नहीं है, सिर्फ लोकसभा के बगैर, लोकसभा के मंजूरी के बगैर किसी भी किस्म की टैक्स को जमा करने या खर्च करने का इख्तियार नहीं रखती। अगर हमें टैक्स लेना है और टैक्स उन पैसों को खर्च करना है तो सबसे पहले क्या है? लोकसभा की मंजूरी बेहद ज़रूरी है, उसके बगैर वो काम नहीं होता। और उसके बाद मालियाती मसूदा यानी आमद और खर्च सबसे पहले लोकसभा में, मालियाती मसूदा का क्या है? सबसे पहले लोकसभा में पेश करने का कानून है। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में उसको पेश नहीं कर सकते, पहले लोकसभा में पेश करना चाहिए। मालियाती मसूदे को, मसूदा मतलब कानून को, लोकसभा की मंजूरी हासिल करने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा मसूदे पर चंद एक मशवरा देने और 14 दिनों तक, देखो ये बात याद रखिएगा, 14 दिनों तक अपने कब्जे में रख सकता है। कौन है? राज्यसभा, सलाह मशवरा देने के लिए। हाँ, और 14 दिनों तक अपने इख्तियार में, कब्जे में रखने का इख्तियार रखता है। और 14 दिनों के अंदर अगर ये वापस नहीं करती तो मसूदे को मंजूरी हासिल हुई है समझ कर उसे सदर जमहूरिया के पास, सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर मालियाती मसूदा के लिए मेन क्या है? लोकसभा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के बाद उसको राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा वाले उसे अगर जल्द से जल्द मंजूरी दें तो बेहतर है, नहीं अपने ही पास रखें। वो सिर्फ उसमें सलाह मशवरा दे सकते हैं, ऐसा करना ऐसा करना करने के बाद क्या है? 14 दिन के अंदर देना। अगर 14 दिन के अंदर नहीं दें तो क्या समझा जाता है? कि वो मंजूर हुआ है, वो मसूदा मंजूरी हासिल किया है समझ कर क्या है? सीधा उसको सदर जमहूरिया के पास देकर उसकी मंजूरी हासिल की जाती है। ये दूसरा काम। अगला काम देखो, अदलिया का इख्तियार। अदलिया का इख्तियार, सदर जमहूरिया को
बर्खास्त करने की तरह, सदर जमहूरिया को बर्खास्त करने की तरह सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को बरतरफ करने का इख्तियार भी पार्लियामान के दोनों ऐवानों को है। सदर जमहूरिया को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के जजों को बरतरफ यानी उनको उस ओहदे से निकालने का इख्तियार किसको है? पार्लियामेंट को है। और अदालतों से मुतल्लिक चंद एक तहकीकी रिपोर्ट पर बहस करने का हक भी इन दोनों ऐवानों को दिया गया है। दस्तूरी तरमीम का हक, दस्तूर को तरमीम करने का भी हक इनको दिया गया है। दीगर इख्तियार देखो, अदालत अज़मा और अदालत आलिया के इख्तियार और दायरे कार से मुतल्लिक कानून साजी करना, कानून बनाना, इन्हों दो या दो से ज़्यादा रियासतों को एक ही अदालत आलिया का क़याम करना, ये भी इनके इख्तियार में है। नई रियासतों की तश्कील, नाम की तब्दीली, रियासतों की सरहदों की हदबंदी, ये तमाम पार्लियामेंट के हक में है, पार्लियामेंट के इख्तियार में है। लोक सेवा आयोग, अवामी खिदमत का कमीशन, इंतखाब कमीशन, काबिल अक़लियतों के लिए कमीशन मुकर्रर करना और कमीशनों की रिपोर्ट पर बहस करना, ये तमाम पार्लियामेंट के ऐवानों पार्लियामेंट के इख्तियार में है। कौमी हंगामी सूरत हाल, रियासती हंगामी सूरत हाल और मालियाती हंगामी सूरत हाल, इन तीनों सूरत हालों पर हल को मंजूरी देना भी क्या है? लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के ऊपर मुनहसर है। अब हम आते हैं मरकजी मजलिस आमिला। मुकन्नना के बाद हम आएंगे आमिला यानी अमल करने वाले। आमिला के देखो, मरकजी मजलिस आमिला कौन होते हैं? मरकजी मजलिस आमिला में क्या है? सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और काबीना, ये होते हैं मजलिस मरकजी आमिला में। तो सबसे पहले हम सदर जमहूरिया के बारे में पढ़ेंगे, उनका इख्तियार क्या है, उनका कैसे इंतखाब होते हैं। सदर हमारे दस्तूर की दफ़ा 52 के तहत, दस्तूर की दफ़ा 52 के तहत सदर जमहूरिया के मुकाम का मौका फराहम किया गया है। 52 क्या है? सदर जमहूरिया के इख्तियारात, उसके मुकाम के मुतालिक बहस करते हैं। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया दस्तूरी सरबराह होते हैं। ये मुल्क के पहले शहरी हैं, साथ ही कौम के सबसे पहले शहरी भी हैं। मजलिस आमिला के सदर और फौज के तीनों हिस्सों यानी बर्री, बहरी और फिजाई, इनके सरबराह या सिपह सालार होते हैं। देखो, दिफाई फौज के सरबराह कौन होते हैं? सदर हिंद ही होते हैं। कौम के तमाम इख्तियारात इन्हीं के सुपुर्द होते हैं। इस तरह वो सबसे ज़्यादा इख्तियार और अहदे के मालिक होते हैं। इनके अहकामात को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सवाल नहीं कर सकते इनके अहकामात के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सदर जमहूरिया के इख्तियारात क्या क्या है? इंतखाब कैसे किया जाता है? सदर जमहूरिया का इंतखाब, यहाँ पर क्या है? 52 सिर्फ सदर जमहूरिया के मुकाम के बारे में मौका फराहम करता है और 54 और 55 दफ़ा क्या है? इनके इंतखाबात के बारे में मालूमात देता है। दफ़ा 54 और 55 इनके इंतखाबात के बारे में। सदर जमहूरिया को दोनों ऐवानों के मुंतखब अराकीन, इनको कौन है? दोनों ऐवानों के मुंतखब अराकीन और तमाम रियासतों, दहली व पांडिचेरी असम्बलियों के मुंतखब अराकीन की जानिब से मिलाकर राय दहिंद गान मिलकर इंतखाब करते हैं। कौन कौन है? दोनों ऐवानों के पार्लिमान, दोनों ऐवानों के मुंतखब अराकीन और तमाम रियासत, मुल्क के तमाम रियासतों के और दहली व पांडिचेरी के असम्बलियों के, सिर्फ असम्बलियों के मुंतखब अराकीन की जानिब से इनका इंतखाब किया जाता है। याद रखिएगा, इनकी मुद्दत 5 साल है। 5 साल तक क्या है? ये अपने ओहदे पर रह सकते हैं। 5 साल है। ये दोबारा भी चुन लिए जा सकते हैं। दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने पर
इन्हें महाअभियोगा जो कहा जाता है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने पर क्या इन्हें सदर जमहूरिया की को बरतरफ करने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। जब वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी करें उस वक्त क्या उन्हें बरतरफ कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं उस ओहदे से। सदर की काबिलियत, देखो ये भी कॉमन है, हिंदुस्तान का शहरी होना, पार्लियामेंट के अरकान बनने के लिए जो काबिलियतें, वो तमाम काबिलियतें होना, और वो किसी भी सरकारी अहदे में फायज ना होना, ये तो कॉमन है। मेन क्या है, ये 35 साल उम्र उनकी कम से कम कितनी होना चाहिए, 35 साल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 35 साल होना जरूरी है। हाँ। ये हमारा राष्ट्रपति भवन है जहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, आला इख्तियारी कमीशन, सदर जमहूरिया पार्लियामान के अटूट हिस्से होते हैं, साथ ही दस्तूर के मुहाफिज भी होते हैं। लिहाजा किसी को दस्तूर की खिलाफ वर्जी ना करने पर नजर रखेंगे। इत्तेफाकन अगर सदर जमहूरिया ही दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए मामले करें तो दफा नंबर 61 के तहत दफा 61 के तहत इल्जाम धरा जा सकता है। कौन, पार्लियामेंट वाले। और इसे पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान में इसे पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान में पेश करके पेश कर पेश किया जा सकता है। इसके बाद 14 दिनों की नोटिस देकर 14 दिनों की नोटिस देकर तारीख तय करते किए तारीख तय करते हुए इस पर बहस की जाती है। और अगर 2/3 अरकान, याद रखिएगा 2/3 मतलब 2/3, 3 मेंबर में से 2 मेंबर की अक्सरियत मिल जाने पर, इनकी अक्सरियत मिल जाने पर क्या है, सदर जमहूरिया को बरतरफ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्या, 61वां दफा सदर जमहूरिया को बरतरफ करने का दफा है। और एक पॉइंट क्या है, इनको बरतरफ करने के लिए क्या है, 14 दिनों की नोटिस दी जाती है। हाँ, और उनको बरतरफ करने वाले कौन, पार्लियामेंट के ऐवान हैं, पार्लियामेंट के अरकान हैं। और पार्लियामेंट के अरकान में कितने लोगों की मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 लोगों की अक्सरियत। अगर 2/3 अरकान की अक्सरियत जिस तरफ होगी, उन्हें उस तरफ, अगर वो बरतरफ करना चाहते हैं तो 2/3 लोगों की अक्सरियत चाहिए। ये बात याद रखिएगा। आगे चलो। हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान के मुअज़्ज़िज़ सदर साहबान हैं। सबसे पहले सदर क्या है, राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, उस तरह अब क्या है, फिलवक्त प्रणब मुखर्जी है, माफ कीजिएगा, रविंद्रनाथ रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद अब क्या है ना, हाँ, द्रौपदी मुर्मू, माफ कीजिएगा, अब क्या है, इनका भी वक्त गुजर गया है। अब हैं द्रौपदी मुर्मू, फिलवक्त के सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू है। रामनाथ कोविंद का भी वक्त खत्म हो गया है, अब द्रौपदी मुर्मू है फिलवक्त, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू सदर जमहूरिया हमारे फिलवक्त के। हाँ, तो आगे चलो, सदर जमहूरिया के इख्तियारात क्या है। सदर जमहूरियत के इख्तियारात कानून साज का इख्तियार है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कानून बनाने के बाद क्या है, वो कानून इनके हाथ में, इनकी मंजूरी के बाद ही पास होता है। देखो, मुल्क के सभी इंतजाम सदर जमहूरिया के नाम ही से चलते हैं। वजीर आजम का तकर्रुर, देखो सदर जमहूरिया किन किन लोगों का तकर्रुर करता है, वजीर आजम का तकर्रुर करता है, और फिर वजीर आजम के मशवरे पर क्या है, दीगर वज़रा का भी करता है। और उसके अलावा आला इख्तियारी अहदे जैसे अटॉर्नी जनरल, कंट्रोल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अदालत आलिया के मुसन्निफेन मुंसिफेन और मालियाती कमीशन के नायब सदर, अरकान और मरकजी लोक सेवा कमीशन के सदर, और अरकान इंतखाबी कमिश्नर,
मुहाफिज अफवाज के सिपह सालारों, मुख्तलिफ कौमों मुल्कों के सफीरों की नामजदगी का इख्तियार सदर हिंद करता है। इतने लोगों का, याद रखिएगा, इतने लोगों का इंतखाब सदर हिंद करते हैं। ये बात थोड़ा याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। सदर हिंद 10 लोगों का इंतखाब करते हैं। इसी तरह ऊपर बताए गए इख्तियारात पाबंद दस्तूर होते हुए खिलाफ वर्जी करने पर उनको बरतरफ करने का भी हक है। याद रखिएगा, इन तमाम को बरतरफ करने का हक भी सदर जमहूरिया को है। किन मौकों पर? वो दस्तूर के खिलाफ वर्जी करने पर। ये बात भी याद रखिएगा। अगला है दस्तूरी इख्तियार। दस्तूरी इख्तियार क्या है? दस्तूरी इख्तियार, सदर जमहूरिया पार्लियामान के इजलास बुलाएंगे या उसे मुलतवी कर भी सकते हैं। मुलतवी करना मतलब आगे डालना। दोनों इजलासों को एक साथ मुखातिब करते हुए तकरीर करेंगे, एक साथ मुखातिब करते हुए तकरीर करेंगे, और साथ ही लोकसभा को तहलील करने का हक भी सदर जमहूरिया को मौजूद है। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में मंजूर शुदा मसूदे को मंजूरी देने, देखो, पार्लियामान के दोनों ऐवानों में मंजूर शुदा मसूदे को मंजूरी देने, दोबारा गौर फिक्र करने और वापस करने या रोके रखने का हक है। रद्द करने का नहीं, रोके रखने का हक है, याद रखिएगा, रोके रखने का हक है। लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियनों और राज्यसभा के लिए 12 अराकीन नामजद करने का इख्तियार भी सदर जमहूरिया को है। ये बात भी इख्तियार है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और ये सारे इख्तियारात वजीर आजम और मजलिस काबीना के मशवरे के मुताबिक होते हैं। ये दोनों इख्तियार कौन से? 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा के अराकीन, ये वजीर आजम और मजलिस वज़रा के मशवरे पर होते हैं। वजीर आजम और उसके मजलिस वज़रा के मशवरे पर यह काम किया जाता है। अब अदलिया का इख्तियार। अदलिया मुजरिमों को दी गई सजा कम करने, मौत की सजा जैसी सख्त सजा को रद्द करने का हक भी क्या है? सदर जमहूरिया को है। मौत की सजा जैसे हक को रद्द करने का हक है। मुल्क के कानून से मुताल्लिक जैसे अहम मामलात में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा दे सकते हैं। अब मालियाती इख्तियार। सदर जमहूरिया की इजाज़त के बगैर मालियाती मसूदा पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। सदर जमहूरिया की इजाज़त चाहिए, सिर्फ याद रखिएगा, इजाज़त चाहिए। हाँ, मालियाती कमीशन की रिपोर्ट अकाउंटेंट जनरल और एडिटर की दी गई रिपोर्ट पार्लियामेंट में बहस व मुबाहिसा करने की सदर हिंद सिफारिश करेंगे, और खर्च के लिए मखसूस रकम नहीं है, उन्हीं के नाम होती है। देखो, खर्च करने के लिए जो मखसूस रकम होती है वो इन्हीं के नाम, मतलब सदर जमहूरिया के नाम ही होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज, लोक सेवा के सदर और अराकीन को इस रकम से तनख्वाह जारी की जाती है। खर्च करने के लिए जो मखसूस रकम होती है वो किसे? सुप्रीम कोर्ट के जज, लोक सेवा के सदर और अराकीन को इस रकम से तनख्वाह जारी की जाती है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि मालियाती मसूदे का कानून अगर चाहे तो इसके लिए सदर जमहूरिया की मंजूरी जरूरी है। अब फौजी इख्तियारात। फौजी इख्तियार क्या हैं? सदर जमहूरिया तमाम फौजी शोबों के सरबराह होते हैं। दिफाई फौज के सरबराह यही होते हैं, और बर्री, बहरी और फिजाई फौज के सिपह सालार और मजलिस वज़रा के सलाह मशवरे पर सदर जमहूरिया नामज़द करते हैं। इनके सिपह सालार को बर्री, बहरी और फिजाई। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद जंग या अमन का ऐलान भी यही करते हैं। हंगामी हालात के इख्तियारात इन्हीं दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट है, देखिएगा। मजलिस वज़रा की तहरीरी शक्ल की सिफारिश पर सदर जमहूरिया 3 मौकों पर हंगामी हालात नाफिज कर सकते हैं। कौन से 3 मौके? दफा नंबर 352(1) के तहत कौमी हंगामी सूरत हाल में, पहला। दूसरा क्या है?
माफ कीजिएगा, हाँ दूसरा 356 दफा नंबर 356 रियासती हंगामी सूरत हाल में। और चौथा है मालियाती हंगामी सूरत हाल 360। देखिएगा 352 56 60, 52 53 54 55 56, चार का डिफरेंस है। 56 के बाद 57 58 59 60, चार चार का डिफरेंस है, याद रखिएगा। इसे याद रखने का तरीका 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, 352 356 360, चार चार का डिफरेंस है। इस चारों में से एक को याद रखिए, 60 को, 360 360 डिग्री, 360 360 याद रखो, बस काफी है। चार पीछे जाओ रियासती होगा, फिर चार पीछे जाओ हंगामी होगा। ये मालियात है 360। इन तीनों हंगामी सूरत हाल का ऐलान करते हुए होने के बाद इसे एक महीने के अंदर पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल करना चाहिए। अगर हंगामी सूरत हाल को जारी करें तो उसको क्या है, एक महीने के अंदर पार्लियामेंट में उसकी मंजूरी लेना जरूरी है। अगर मंजूरी ना लें तो वह हंगामी सूरत हाल खत्म हो जाती है। और मखसूस इख्तियार, सदर हिंद के मखसूस इख्तियार, देखो सदर जमहूरिया मजलिस वजदा के मशवरे के बगैर भी चंद एक इख्तियारात चला सकते हैं। वो यूं है, कौन से? लोकसभा के आम इंतखाबात में किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने की सूरत में किसी भी जमात के लीडर को सरकार बनाने की दावत देने का इख्तियार, ये सदर हिंद को है। दूसरा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा मसूदे को सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजने पर उसी को एक बार फिर दोबारा गौर खौज करने के लिए वापस भेज सकते हैं, दोबारा उसे पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं सलाह मशवरे देकर इस पर गौर फिक्र करने के लिए। तीसरा पॉइंट, वजीर आजम के मशवरे के मुताबिक लोकसभा की तहलील का इख्तियार है, तहलील भी कर सकते हैं। आगे देखो, आपको ये पॉइंट याद रहे क्या, कौमी हंगामी हालात कहते 352 दफा नंबर 352, इसके अंदर क्या है? देखो कौमी हंगामी हालात यानी हमारे मुल्क में कब कब कौमी हंगामी हालात पेश आए उनके बारे में देखते हैं। हाँ, सारे मुल्क के किसी हिस्से की हिफाजत की खातिर जंग या बाहरी हमले की सूरत में मुल्क की सालमियत को धक्का लगने या अंदरूनी फसादात की वजह से धक्का पहुंचे तो ऐसी सूरत हाल का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया जा सकता है। अब तक हिंदुस्तान में 3 मरतबा इस तरह के हंगामी सूरत हाल पेश आए। सबसे पहले 62 में, उसके बाद 1962 में, उसके बाद 1971 1975, इन 3 मौकों पर हंगामी सूरत हाल वाक़या हो गए, कौमी हंगामी सूरत हाल हुआ है। उसके बाद रियासती हंगामी सूरत हाल, ये क्या है? ये 356 दफा के तहत पेश किया जाता है। रियासत के गवर्नर की रिपोर्ट की बुनियाद पर, रियासत के गवर्नर की रिपोर्ट याद रखो, हाँ, गवर्नर की रिपोर्ट की बुनियाद पर या दीगर असबाब की बिना पर रियासती हुकूमत दस्तूर के कवानीन के मुताबिक हुकूमत न चलाने की सूरत में 356 दफा के तहत सदर जमहूरिया हंगामी हालात ऐलान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 20/1/2008 से 29/5/2008 तक कर्नाटक में, हाँ 2008 में क्या है, कर्नाटक में कौमी हंगामी सूरत हाल या रियासती हंगामी सूरत हाल का ऐलान करने के 6 महीनों के अंदर इंतखाब का इनेकाद करना चाहिए, याद रखो। यानी कर्नाटक में ये वाक़या पेश है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या दिया जा रहा है, रियासती हंगामी सूरत हाल अगर पेश किया जाए तो रियासत में, तो 6 महीनों के अंदर दोबारा इंतखाब होना जरूरी है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 6 महीनों के अंदर। अब मालियाती हंगामी हालात, ये 360 दफा के तहत पेश किया जाता है। मुल्क की माली सूरत हाल की अबतरी का पता चले तो दफा नंबर 360 के तहत हंगामी सूरत हाल का ऐलान हो सकता है, मगर आज तक ऐसी सूरत का ऐलान नहीं हुआ। अब हम आते हैं वजीर आजम के इख्तियार के बारे में। वजीर आजम को क्या है, कैसा इंतखाब किया जाता है? दस्तूर में जैसा कि बताया गया है कि सदर जमहूरिया को
इंतजामिया में ताउन करने और सलाह मशवरे देने के लिए वजीर आजम समेत मजलिस वज़रा होती है, मगर वजीर आजम की हैसियत मरकजी होती है, इसलिए सारे कौमी इंतजामिया को संभालने की जिम्मेदारी वजीर आजम की होती है। हाँ, सदर जमहूरिया मुल्क के सरबराह होते हैं, तो वजीर आजम हुकूमत के सरबराह होते हैं। याद रखो, इन्हों मुल्क के सरबराह, इन्हों हुकूमत के सरबराह। और लोकसभा का एतमाद रखने तक वजीर आजम इक़्तिदार में बाकी रहते हैं। लोकसभा का एतमाद रखना जरूरी है। वजीर आजम का के इख्तियार देखो, वजीर आजम का तकर्रुर, कलमदान की तकसीम और वज़रा को बरतरफ करने का हक मजलिस के वज़रा के सरबराह वज़ीर आज़म मुख्तलिफ महकमों के वज़रा का तकर्रुर करने के लिए सदर जमहूरिया से सिफारिश कर सकते हैं। सदर जमहूरिया से सिफारिश कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें अहम पॉइंट क्या है कि तो हमें ये इनके इख्तियारात में ये हुकूमत के सरबराह होते हैं, मजलिस वज़रा के रहनुमा होते हैं और मजलिस वज़रा के बारे में मजलिस वज़रा का सरबराह होते हैं पूरे। अब हम आते हैं मजलिस वज़रा, वज़ीर आज़म के बाद मजलिस वज़रा। ये तमाम मेंबर इनके बारे में तो देखिए, मजलिस वज़रा ये दरअसल मजलिस आमिला हैं। मजलिस वज़रा ही दरअसल क्या है, मजलिस आमिला हैं। दो तरह के दर्जे इसे हासिल करते हैं। पहला दर्जा काबीना का दर्जा, दूसरा दर्जा रियासती दर्जा, यानी मजलिस वज़रा की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लोकसभा के कुल अरकान का 15% के बराबर होना चाहिए। कुल अरकान का 15% के बराबर होना चाहिए। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। देखो, मजलिस वज़रा की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के कुल अरकान का 15% के बराबर होना चाहिए। यह मजलिस वज़रा दो तरह की जिम्मेदारियां रखती हैं। हर शोबे का वजीर अपने कलमदान की तमाम जिम्मेदारियां संभालता है। इस तरह से तमाम को कलमदान दिए जाते हैं, तो वो क्या है, उन कलमदानों की जिम्मेदारी संभालते हुए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना काफ़ी है। तो आज तक हमारे हिंदुस्तान के वजीर आज़म, सबसे पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद तमाम लोगों के तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं। अब हमारे वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी मालूम रहे क्या, देखो, तहरीक एतमाद क्या है? तहरीक एतमाद क्या है? तो देखिएगा, अगर आपको पता ना हो तो, इक़्तिदार चलाने वाले वज़ीर आज़म और उनकी मजलिस वज़रा लोकसभा में अक्सर अरकान का एतमाद खो देने पर या हिमायत वापस लेने पर वजीर आज़म और मजलिस वज़रा को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या? इस्तीफा देना पड़ता है, यानी मेजॉरिटी। इसी को तहरीक अदम एतमाद कहा जाता है। तहरीक अदम एतमाद कहा जाता है। तहरीक एतमाद का मतलब क्या है? तहरीक एतमाद मतलब अगर 545 अरकान लोकसभा के 545 अरकान हैं, तो उनमें से आधे से ज्यादा अरकान जिस शख्स को वोट डालते हैं वजीर आजम बनने के लिए, वो वजीर आजम बनता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तहरीक एतमाद बोलते हैं। तो देखो, हुक्मरान जमात जो हुकूमत कर रही है, हुक्मरान जमात अगर हुकूमत पर एतमाद ना होने का सबब बनाते हुए ये कहे कि हुकूमत इस्तीफा देने का मुतालबा करे तो लोकसभा के अरकान का ये कहना मरकज़ में और रियासत के कौंसिल के अरकान भी ऐसा मुतालबा करें तो ये तहरीक अदम एतमाद कहलाता है। तहरीक अदम एतमाद कहलाता है। इसलिए मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की इक़्तिदार की मुद्दत बितरतीब लोकसभा और रियासती लेजिस्लेचर ऐवान मुकन्नना एतमाद पर
मुनस्सब है। राज्य सभा के अरकान और रियासती कौंसिल के अरकान को ये इख्तियार हासिल नहीं। राज्यसभा के और रियासती कौंसिल के अरकान को ये इख्तियार हासिल नहीं। कौन सा? तहरीक अदम एतमाद। हिंदुस्तान की तारीख में अब तक 34 तहरीक अदम एतमाद पेश आए हैं। अब तक 34 है, शायद परसों भी चंद आए होंगे, इसका जिक्र नहीं है। तो गुज़िश्ता चंद ही महीनों में पीछे महाराष्ट्र में पेश आया, शिवसेना जाकर फिर क्या है वहां पर दूसरी पार्टी हुकूमत पर आई, वहां पर भी क्या है पेश आया। ये रहा मजलिस मरकजी हुकूमत।